चलो पहला क्वेश्चन है ये रहा, थोड़ा साफ दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ दूंगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 and b, 1, 4। ठीक है, जल्दी से बताओ, थोड़ी सी देर में बताना है ये तो एकदम मोस्ट इजी। तो देख लो ये कितना इजी क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ये एक सर्कल है तो ए भी एक डायमीटर है। ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं ओ के, सेंटर जो कि ओ है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 2, -3 और बी का कोऑर्डिनेट है 1, 4। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ठीक है, तो हमें नहीं मालूम ए के कोऑर्डिनेट्स, तो मैं x, y ले रहा हूँ। याद रहे ये और ये दोनों साइड इक्वल होंगी, यानी कि ओ मिड पॉइंट होगा। ओ क्या होगा? मिड पॉइंट। और जब ओ मिड पॉइंट होगा तो ए का x कोऑर्डिनेट, बी का y कोऑर्डिनेट का एवरेज कौन आता है? सेंटर आता है। और इस तरह से y + 4/2 करूँगा तो ये मुझे -3 देगा। क्या इतनी सी चीज़ नहीं हो रही क्या? x = कितना आ रहा है? 3 और y = कितना आ गया? -1, तो -2 आएगा। अच्छा, -10। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन, इसमें इतना समय लगाते हो बताओ। अब ये बोर्ड का क्वेश्चन है, देख लो। एक नंबर का क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग होता है, अलग अलग में अलग अलग होता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से फर्स्ट सेट का पहला क्वेश्चन है। हो गया क्या? आगे बढ़े हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फिर से एक नंबर का क्वेश्चन है ये। x = 2 sin square theta and y is 2 cos square theta + 1, x + y की वैल्यू बतानी है। ओके, कुछ लोगों का आंसर अभी तक नहीं आया है, हमेशा की तरह। और तुमसे अगर ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहे ना, तो फिर तो अब मैं क्या ही बोलूँ। x + y फाइंड करना है। x क्या है? x की जगह 2 sin square थीटा को रखना है, y की जगह 2 cos square थीटा + 1 को रखना है। यहाँ इन दोनों में 2 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर आएगा sin square थीटा + cos square थीटा + 1, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखो स्क्वायर थीटा + cos square थीटा = 1, और फिर इसकी जगह 2 × 1 + 1 कर दें, आंसर आ जाएगा 3। क्या आंसर 3 आया? क्या आपने ये लिखा था? ये नहीं लिखा था ना? ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, मैं बता रहा हूँ। सब कुछ लिखना है। एक नंबर में या तो 1 मिलेगा या तो 0 मिलेगा, आधा आधा नहीं मिलेगा, याद रख लेना एक चीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलो फाइंड दिस वैल्यू। अगला क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का है और वैल्यू फाइंड करेंगे आप लोग। ठीक है, ये जो यहाँ पर लास्ट में लिखा है ये tan स्क्वायर 45 है। ठीक है, हो सकता है ऐसा ना दिखाई दे। tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलो भैया मैं बता रहा हूँ अब। ठीक है, 5 cos स्क्वायर 60, 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60। कॉस 60 इज 1/2 और कॉस स्क्वायर 60 इज 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक्स स्क्वायर 60। अब सेक्स स्क्वायर 60 के लिए सेक्स 60 की वैल्यू चाहिए। देखो कुछ लोगों को याद नहीं होगा तो हाँ भाई 30 2/√3 होता है और उसका स्क्वायर होगा माइनस tan स्क्वायर 45 1 होता है। स्क्वायर करो या ना करो 1 के साथ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर आप नीचे देखोगे ना तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है। तो आप इसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हो और यहाँ लिख सकते हो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अदरवाइज आप वैल्यू रख के भी कर ही सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है, आप 1 इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो और वैल्यू लिखना चाहते हो तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वैल्यू लिख लो। अगर आप वैल्यू लिखने में इंटरेस्टेड है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है और ये √3/2 होता है यानी कि 3/4 हो जाएगा। तो ये अपने आप ही 1 दिख रहा है तुमको। ठीक है, यहाँ की बात कर ले तो 5/4 हो जाएगा ये प्लस ये 4 का 2 का स्क्वायर 4 होता है और बाहर भी 4 है तो ये हो जाएगा 16 √3 का स्क्वायर बाई 1 और यहाँ भी 1, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, आगे आगे सब बच्चों का खेल है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, 4 3 जा नीचे आएगा 12, ऊपर आएगा 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 माइनस 12। ठीक है, 64 52, 52 में 15 प्लस करोगे तो 67/12। ये आपका आंसर है, यही है। जिन जिन का ये आंसर है बिल्कुल बिल्कुल सही है। किसी का गलत हुआ क्या? कोई है जो एडमिट कर रहा है यस मेरा गलत हुआ है? किसी में है इतना दम? कितना आया था आंसर वरुण? टेक केयर, आगे कैलकुलेशन नहीं करना है गलत। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। चलो ये आ गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, जल्दी से ख़त्म करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी। प्रॉपर डायग्राम बनाना है आराम से। इसको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। हेलो। अब भी आवाज़ दोबारा आ रही क्या? ओके, अब अभी आवाज़ दोबारा आ रही है क्या? अब ठीक है ना? चलो अब ठीक है। अब मैं आपको यहाँ देख सकता हूँ।
वसंता, उमा, श्री, सूरज, नीतीश, साकेत, राहुल। ये राहुल भी है। राहुल तो आंसर क्यों नहीं दे रहा भाई? हाँ, कौन आके गए? चलो चलो चलो, करो करो। और फर्स्ट वाली प्रैक्टिस वाली क्लास का ही लिंक डाला था शायद मैंने आपको। हो सकता है कुछ दिन बाद में प्रैक्टिस क्लास यूट्यूब पे लाइव लूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मेरे को आंसर सिर्फ एक से आया अभी तक, सिर्फ ओनली वन, एंड दिस इज अ गुड 5 मार्क क्वेश्चन। हम्म। ओके, बाकियों का क्यों नहीं आ रहा आंसर? दर्शन, शिवांगी। श्रीनाथ, आंसर दे भाई। चलो, ऐसे बहुत टाइम जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग भी करते रहो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 meters हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ टावर आर दिस एंड दिस। तो भाई डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब नीचे देख रहा है ना? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, तो कहाँ से देख रहा है? टावर से देख रहा है। देखो, जिसकी अंग्रेजी का बुरा हाल है उसका इस क्वेश्चन में बुरा हाल होगा। इस तरह से, इस तरह से बिल्डिंग है, ठीक है? ये टावर है, ये बिल्डिंग है, ठीक है? अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, कितना कितना है? एंगल कितना है? 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है? ये दे दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग। और 50 मीटर क्या दिया है? बिल्डिंग का हाइट। यस, बिल्डिंग की जो हाइट दी है। हम्म, हाँ हाँ, ये लो। अब जो ये हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, ये जोड़ दो, ठीक है? और ये हो गया 60 डिग्री। डिप्रेशन यही होता है, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन हम ऐसे बना रहे हैं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये दोनों, ठीक है? मतलब उस क्लास में भी बताया था डिप्रेशन, और डिप्रेशन भले ही दिखाना पड़ जाए क्योंकि डिप्रेशन बोल रहा है क्वेश्चन में, डिप्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो होता है एलिवेशन टाइप ही है, ठीक है? अलग अलग नहीं है कुछ। हाँ जी, तो नाम बड़ा नाम डाल दो इन सबका, ए बी, ये 50 मीटर है, सी डी
ई, ठीक है, ये सब नाम डाल दिए। हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर, यानी कि हमें ईडी की लेंथ चाहिए, और हमें क्या चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हमें ए ई की लेंथ चाहिए, ठीक है। ये दोनों लेंथ हमें चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बी ई की लेंथ 50 दिया है क्या, इज बी ई इज इक्वल टू 50 मीटर, बोलो, बी ई इज इक्वल टू 50 मीटर, ओके, वेरी गुड। नाउ इफ दिस इज 50 मीटर, let this AB be x, okay, let AB is equal to x, okay. Now very simply, in triangle ABC, in triangle ABC, tan 30 is equal to AB by BC, क्यों, यही है ना। and how much is tan 30, how much is tan 30, 1 by root 3 is equal to AB क्या है x और BC क्या है पता नहीं, वही निकालना है। याद रहे ED और BC बराबर है, ये दोनों सेम है, ओके। नाउ इन ट्राइंगल AED, याद रहे ये चीज और ये चीज कॉमन है, और मैं इन्हीं दोनों को इक्वेट करने वाला हूँ। tan 60 इज इक्वल टू AE बाई ED, यही है ना, AE बाई ED। काम करो, इसको y ले लेते हैं, ये y, ये भी y, तो ये हो जाएगा y। तो AE बाई ED कितना आ रहा है, tan 60 होता है √3, और AE कहाँ है, AE है 50 प्लस एक्स बाई y। यहाँ देखना, यहाँ y इज इक्वल टू आएगा √3x, ये y इज इक्वल टू है, और यहाँ y इज इक्वल टू आएगा 50 प्लस एक्स बाई √3, समझ रहे हो। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, दोनों को इक्वेट करेंगे बिकॉज बोथ आर इक्वल टू y, सो आई विल गेट √3x इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स बाई √3। This √3 will come to left hand side, will become 3x is equal to 50 plus x, 2x is equal to 50 आ जाएगा, and you will get x as 25. If x is 25, so how much is the length of tower? AE बराबर हो जाएगा 50 plus 25, जो कि होगा 75। 75 मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ या लेंथ ऑफ टावर, एंड इट इज इक्वल टू y, सिंस y इज नहीं, इट इज इक्वल टू x, x क्या 25 है, तो आपको दिखेगा y कितना आ गया, √3 या फिर 25 √3, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। यही दोनों चाहिए थे, यही दोनों हमने निकाल दिए, y क्या है लिख देते हैं, ED है। हाँ जी, यही था क्या आंसर आप सबका, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग का आंसर नहीं आया है, बहुत गलत बात है ये। कितने लोगों ने आंसर दिया था मुझे, 2 लोगों ने शायद, श्रुति ने और करण ने, याद रहता है मेरे को। तो इस क्वेश्चन को वीडियो के बाद फिर से एक बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है, फिर से करना है। क्लियर है क्या ये बात, आगे बढ़ूं, चलो। ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, फिगर नहीं है, बनाओ खुद, चलो चलो मैं डायग्राम बनवा देता हूँ आपके साथ, ठीक है, ओके। सब लोग शांत जगह पे नहीं बैठते क्या, कुछ लोग जब माइक ऑन करते हैं तो कुछ ना कुछ आवाजें आती हैं। तो ये 2 ट्राइंगल हैं, ठीक है, ABC और EFG, ठीक है, ये 2 ट्राइंगल है अपने पास। ये बोलता है कि CD एंड GH रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB।
ए सी बी और ई जी एफ। ए सी बी का बाइसेक्टर ये है, ओके, और ई एफ जी का बाइसेक्टर ये है, ओके। कौन है ये? सी डी और जी एच। जी कहाँ से आ गया यहाँ? जी एच आर रेस्पेक्टिव बाइसेक्टर ऑफ ई जी एफ, सॉरी ई जी एफ है, ई जी एफ इसका, ये जी एच हो गया। ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, ओके। अब ध्यान दो जरा, सच दैट जी लाई ऑन ए बी एंड एफ ई, ए बी और एफ ई पे ही लाई कर रहे हैं ये, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ओके, रेस्पेक्टिवली ए बी सी, इफ ए बी सी गिवन क्या है? अपना तरीका क्या है लिखने का, देखो, गिवन, गिवन क्या है? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी। फिर इसके बाद क्या है, और क्या गिवन है? और फिर इसके बाद ये गिवन है दैट एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। जल्दी देखो, उसी तरह से एंगल ई जी एच इज इक्वल टू एंगल एच जी एफ, ये भी इक्वल है, ठीक है। तो ये भी इक्वल है। आगे क्या है इक्वल? आगे तो और कुछ दिख नहीं रहा खास। टू प्रूव, टू प्रूव में आपको यहाँ पर तीन चीज़ें दिख रही हैं, ये तीन चीज़ें हमें टू प्रूव है, ओके। पहली चीज़ पकड़ते हैं, सी डी बाई जी एच। जरा देखो जरा यहाँ पे सी डी कहाँ है? सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी, ए सी बाई एफ जी, ओके, ए सी बाई एफ जी, ठीक है, कोई नहीं। अब जरा देखो यहाँ पे ए बी सी बराबर एफ ई एच है, यानी ए बी सी बराबर एफ, यानी कि एंगल जो ए है वो एंगल एफ के बराबर है। एंगल बी जो है, एंगल बी जो है वो एंगल किसके बराबर है? ई के। और एंगल सी बराबर है जी के, ओके, दैट इज इनफ। नाउ क्या मुझे कुछ सिमिलर प्रूव करना है? क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा, ये एक तरह से बीपीटी की तरह कुछ दिख रहा है। क्या ये बीपीटी की तरह दिख रहा है कुछ? हाँ, अब इसके लिए कुछ सिमिलर प्रूव करना है। क्या सिमिलर प्रूव करूँ? बोलो ना यार। थर्ड वाला, क्या थर्ड वाला? ट्राइंगल, पहली बात तो मुझे मिलेंगे कहाँ वो देखो, सी डी और जी एच, सी डी जी एच तो बीच में है, एच जी ई, तो सी डी ए, अच्छा, ट्राइंगल सी डी ए जो हो जाता है सी डी ए एंड ट्राइंगल, एक मुझे सी डी ए में मिलेगा और एक मुझे यहाँ मिलेगा एफ एच जी में। इन दोनों ट्राइंगल में जरा झांको एक बार, और जरा मुझे बताओ क्या 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 आप एंगल ए को बराबर कहते हो क्या एंगल एफ के? बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, या इसको गिवन भी लिख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से एंगल, क्या एंगल सी बराबर है एंगल जी के? अगेन बाय सेम थिंग, सेम रीजन, तो इसका हाफ भी तो इक्वल होगा, और दोनों का हाफ अगर इक्वल है तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल एच जी एफ? तो क्या ये दोनों एंगल इन दोनों ट्राइंगल के पार्ट हैं क्या? और अगर ये दोनों पार्ट हैं तो क्या एंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच? भाई वट ए क्राइटेरिया,
क्योंकि क्या है, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, और कौन सा क्राइटेरिया लगा है, डबल ए। अब आप सिमिलरिटी लगा दो, सिमिलरिटी बोल रहा हूँ, अब आप वो लगा दो, क्या बोलते हैं इसको, बीपीटी, ए सी बराबर एफ जी है, ए सी बराबर एफ जी बाई, अगला क्या है, सी डी बराबर जी एच, सी डी बाई जी एच। यही क्या पहला चीज़ थी क्या, यही फर्स्ट चीज़ थी क्या जो प्रूव करना था। और याद रहे ये थर्ड है, थर्ड वाला भी हो गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। बीच में क्या बचता है, डी सी बी, क्या बचता है, ट्राइंगल, ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ, ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल क्या है, ये ध्यान से लिखना है सब कुछ, सब कुछ नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलने वाले। हाँ जी, एक हो गया डी सी बी, अगला होगा एच जी ई, यही होगा ना, एच जी ई होगा। अच्छा, इन दोनों में क्या इक्वल दिख रहा है आपको, इन दोनों में आपको सेम इस तरह से एक एंगल इक्वल दिख रहा होगा, जैसे ए और एफ इक्वल था, वैसे ही यहाँ पर एंगल बी इक्वल है एंगल ई से। हम्म, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल से, क्योंकि ये हाफ वाले एंगल है ना, एंगल 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 डी सी बी इक्वल एंगल एच जी ई से। तो यहाँ भी ये क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कौन सिमिलर हो जाएंगे। पहले ये बताओ, क्या कोई तकलीफ है किसी को, है पक्का, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन था, और ये एक मिडिल मिडिल क्वेश्चन होते हैं ना, जो जो 3-4 नंबर टाइप होते हैं, उसमें आने लायक है, ठीक क्वेश्चन है और आ भी सकता है। ठीक है, जैसे जैसे बड़ा क्वेश्चन है वैसे वैसे आंसर मुझे कम मिल रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अभी भी प्रैक्टिस में नहीं हो। अगर आप प्रैक्टिस में हो, अगर आप प्रैक्टिस में हो और अगर आसपास आपका एग्ज़ाम है और आप ये क्लासेस कर रहे हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं, ट्रस्ट में। ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट वालों का इलाज है मेरे पास। क्या आगे बढ़ें। हम्म, चलो, ये क्वेश्चन बोर्ड का आया हुआ है, जो आप बहुत जल्दी से करके दिखाएंगे मेरे को। बहुत ही सिंपल टॉपिक एपी से है। जल्दी करो नहीं तो मैं सो जाऊंगा। थ्री 15 27 39। चलो अच्छी बात है, हो गया है। तो मैं बता दूं क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ ए पी 315, ये ए पी है आपके सामने, तो इसकी कौन सी टर्म इस 21st टर्म से 120 ज़्यादा बनाने के बाद जो भी टर्म आएगी उसका एन क्या होगा, मतलब वो कौन सी टर्म होगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चन बुक में भी हैं और किए भी हैं आपने, कराए गए हैं आपको। इस एपी का जो ए है यानी फर्स्ट टर्म है वो है 3, और कॉमन डिफरेंस एपी का है 12। ठीक है,
कॉमन डिफरेंस है 12। ओके, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसका 21st टर्म निकालते हैं। 21st टर्म क्या, 21st टर्म आप जानते हो a प्लस 20d होता है। तो 3 प्लस 20 इंटू 12 आपको देगा 243। यही है क्या? क्या 21st टर्म 243 है? क्या 21st टर्म में मैं 120 ऐड करूंगा तो वो 363 बन जाएगा? क्या ये बात भी सही है? तो अब मेरे लिए ए एन, ये ए nth टर्म है, ए nth टर्म का n क्या होगा ये निकालना है ना। ये हो जाता है 363, ए क्या है 3, n निकालना है, d है 12, 3 यहाँ आएगा नीचे, ये हो जाएगा 3, नीचे का मतलब माइनस होगा, हो जाएगा n प्लस 1, सॉरी n माइनस 1 बराबर, ये हो जाएगा 12। सो अगले स्टेप में 360/12 होगा, ये n माइनस 1, और यहाँ से n माइनस 1 कितना आ गया 30, n बराबर 31। क्या n 31 है क्या? ये एपी का पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, जैसे जो पिछले वाला क्वेश्चन ट्राइंगल का था उतने ही मार्क्स का ये भी आएगा। समझ रहे हो बात? दोनों को सही करोगे दोनों के मार्क्स उतने ही मिलेंगे, लेकिन देखो फर्क किधर आ जाता है। ट्राइंगल का वो वाला क्वेश्चन नेचुरली आपसे ज़्यादा टाइम मांग रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता ज़्यादा टाइम। ठीक है, तो जो अच्छे बच्चे हैं, टॉपर्स बच्चे हैं, या जिनको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, देखो जिसने जितना भी पढ़ा है, मान लो किसी ने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है लेकिन उसने एपी ढंग से पढ़ा है, तो वो यही काम करेगा। जो अगर उसको एपी आता है तो वो एपी के क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेगा और उनको ख़त्म करके अपना बाकी समय उन क्वेश्चन को देगा जिन जो हो सकता है अच्छे आएंगे, और कुछ क्वेश्चन अच्छे आएंगे उनका कुछ नहीं किया जा सकता। और प्रॉब्लम किधर होती है पता है आप लोगों के साथ, आप सभी लोगों के साथ, जित क्वेश्चन आपको बता दिया जाता है कि 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे आएंगे, आपका पूरा फोकस इन 3 से 4 क्वेश्चन पे हो जाता है। ठीक है, क्यों? एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो 90% बाकायदा स्कोर करने के बाद भी आप देखोगे उसके बोर्ड में मार्क्स 85% या 80% तक हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आखिरी में गलती करता है। और आप में से बहुत सारे लोग ये काम करोगे, आप में से बहुत सारे लोग सैंपल पेपर और क्या पेपर नहीं ढूंढने वाले हो, उसमें जानबूझ के क्वेश्चन टफ डाले जाते हैं। इसमें आप 3 से 4 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, देखो सैंपल धंधा कैसे चलता है, सुनो ध्यान से। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे डाले जाएंगे बोर्ड में जो अच्छे होंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन इसमें आपसे ज़्यादा टाइम मांगेगा और ज़्यादा दिमाग लगेगा इसमें। ठीक है, जितने आप जैसे हलवे की तरह ये सब बाकी क्वेश्चन करते रहे उतना नहीं, उतने अच्छे से शायद वो ना हो पाए। ठीक है, इसमें दिमाग लगेगा। आप बाकी क्वेश्चन 2 मिनट में कर रहे हो तो हो सकता है ये 4.5 मिनट ले, और 4.5 मिनट तो तब दे पाओगे ना जब शुरू से 2-2 मिनट बचाते हुए आ रहे हो। जब शुरू के 2 मिनट में अगर आप समय बचा रहे हो तब तो ठीक है। मान लो 2 मिनट के क्वेश्चन को आपने सब में 3-3.5 मिनट लिए हैं, तो कहाँ से 4.5 मिनट वाले के लिए टाइम बचेगा? सैंपल पेपर क्या करता है, सैंपल पेपर 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे डालता है जो आप ना कर पाओ, और आप देख के डर जाते हो, और आपको लगता है यार मेरे को तो आता नहीं है 10 से 12 क्वेश्चन, और कहाँ उसमें क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे डालने थे, ये तो मेरे को आता नहीं है कुछ। अब आप क्या करोगे, उसके बाकी सैंपल पेपर डाउनलोड करोगे या उसको पैसे दे के खरीदोगे, और बस वो चाहता वही है, उसको अपने बेचने से मतलब है, उसको आपके मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। जबकि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे बोर्ड में, इन क्वेश्चन का बोर्ड से कोई रेलेवेंसी नहीं होती है। प्लीज़ अपने दिमाग को समझाओ, अपने दिमाग के साथ मत खेलो। किसी को कुछ समझ में नहीं आता मुझसे बात करो, फालतू की चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना है। मैं इसीलिए मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन, और ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 2019 के बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई ये समझो। अच्छा, बोर्ड काफ़ी तरह के होते हैं, एक ऑल इंडिया बोर्ड होता है, एक दिल्ली बोर्ड होता है, एक फॉरेन वाला बोर्ड होता है, तो उनमें से किसी का होगा, मुझे नहीं मालूम किसका ही। समझ में आ रहा है? फालतू क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना है आगे आने वाले समय में, नहीं तो आपके मार्क्स जहाँ 90% आ रहे होंगे, मैं डेफिनेटली गिरावट बोल दे रहा हूँ, अभी से हो जाएगी। ठीक है, और इन क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देना, ये इजी क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े क्या? चलो भाई, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, जल्दी से कर डालो। बड़ी देर के बाद लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन आया है,
वेरी गुड। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, एक नंबर से ज़्यादा नहीं आने वाला। वेरी गुड। अब कुछ लोग क्या करेंगे, बुक खोलेंगे और देखेंगे यार ये यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन, हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी याद लोग याद तो होगा नहीं। अगर a1x b1y प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, तो चलो आप लोग बताओ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 क्या होता है? यस, ये होता है कोइंसिडेंट लाइंस और कोइंसिडेंट यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये क्या होता है? पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन में इंटरसेक्ट होती नहीं है ना। और a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है इंटरसेक्टिंग वन सॉल्यूशन। ये मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप किसी को याद नहीं है तो अब याद कर ले। और आप याद रख लो, नवंबर और दिसंबर आपके ये चीज़ याद करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ इस समय अब आप अपनी 10th क्लास के उस फेज़ में आ गए हो जहाँ पर आपको ये चीज़ अपने आप याद होनी चाहिए। ये सब अब ये इन सब चीज़ों के लिए आपके पास समय नहीं है, मैं आपको बता दूँ। हाँ, वही 60 से 50 नंबर लाने हैं तब तो बात अलग है, तब तो कुछ नहीं कह सकते। नाम नंबर अच्छे लाने हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ 80 इतने आसान नहीं होता लाना। 80 तक भी आसान नहीं होता लाना, मैं बता दे रहा हूँ। कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि अरे आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन बोलता है कि यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब तब होता है जब एक सॉल्यूशन हो, वन सॉल्यूशन। यूनिक तभी होता है ना जब वन हो। भाई ये बड़ा यूनिक बंदा है, यूनिक मतलब इसके जैसा और कोई नहीं है। तो सिंगल सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन कब होता है? जब लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग के लिए देखो यहाँ लिख रखा है ना। तो बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर गलती क्या होगी, इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन आप ऐसे लिख देना, नहीं कि हो सकता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में ये चीज़ काम आए। ठीक है, कुछ लोग उसको एक 5 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में और इधर 15 लेफ्ट हैंड साइड में, तो लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ a1 बाई a2 यानी कि 1/3, ये चीज़ यहाँ लिखनी है। तो a1/3 इज नॉट इक्वल टू 2/k आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k इज नॉट इक्वल टू 6। k इज नॉट इक्वल टू 6, ये आपका सॉल्यूशन है। और आप बोलोगे कि अरे k की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना चाहिए ना। k की वैल्यू क्या नहीं होगी, ये निकाल रहे हैं हम। तो भाई k की वैल्यू 6 नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू 6 को हटा के कोई भी नंबर हो, यहाँ यहाँ पर और कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पर, सॉरी, इंटरसेक्टिंग होगी, और अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि k की वैल्यू 6 रख रहे हैं तब बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर क्या है बोलो, यही है क्या? यस, एनी नंबर अदर देन 6, एनी इंटीजर अदर देन 6। गुड। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था, एक नंबर ही क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है ये 1 मार्क्स का ही हो सकता है और कुछ नहीं। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो, ये भी एक लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन लग रहा है और ये बोर्ड का आया हुआ है और बुक का है, आराम से कर भी सकते हो।
चलो मैं भी बता रहा हूँ अब। जो लोग आंसर नहीं दे रहे बहुत गलत बात है। ठीक है। ओके। Sorry, father's age is 3 times the sum of age of his two children. Let the father's age be f ले लेते हैं, नहीं x ले लेते हैं, and let the sum of ages of children be y. ओके, x और y ले रहा हूँ। पहले में बोल रहा है फादर्स, हाँ यस, दोनों की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट ओके, प्रेजेंट लगा लेना सब में। फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ द टू चिल्ड्रन। तो फादर की जो एज है वो 3 गुना है। फादर की जो एज है वो 3 गुना है, किससे? वाई से, है ना। वाई में, वाई में 3 मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके एक्स आएगा। ये पहली इक्वेशन है। दूसरा बोलता है आफ्टर 5 years ऑफ हिज एज, 5 साल के बाद फादर एक्स प्लस वाई ईयर्स का हो जाएगा और बच्चे एक्स प्लस 10 years के हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। अब बोलोगे क्यों? यही तो चीज है। भाई देखो, 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं का मतलब एक बच्चा अगर 5 साल बढ़ेगा तो दूसरा बच्चा भी तो 5 साल बढ़ेगा, और जब दोनों की एज का सम करूंगा तो पहले से 10 साल ज़्यादा आएगी। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना है। पता नहीं, ये पक्का मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों ने गलत किया होगा। तो आफ्टर 5 years ऑफ द एज ऑफ हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस। ये क्या लिख दिया इसने? आफ्टर आफ्टर 5 years his age will be 2 times the sum of their ages। 5 साल के बाद इसकी एज 2 times हो जाएगी सम ऑफ बच्चों की एज से। क्या यही है क्या? हुँ? और सिर्फ एक बच्चे का यस आ रहा है क्योंकि, और जबकि आंसर काफ़ी लोगों ने दिया है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि पता चल चुका है कि गड़बड़ हुई। ये इक्वेशन 1 है, यहाँ से इक्वेशन 2 बनाने जाऊंगा अगर, तो x प्लस 5 बराबर 2y+20 हो जाता है। x की वैल्यू 3y है और वो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो x की वैल्यू 3y+5 इज इक्वल टू 2y+20 होगी। y की वैल्यू आ गई 15, y की वैल्यू आ गई 15। y क्या है? सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन, प्रेजेंट एज ऑफ चिल्ड्रन, है ना। अरे बोलता है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, हमें फादर की एज चाहिए यानी एक्स चाहिए। एक्स कितना है यहाँ डालेंगे, एक्स इज इक्वल टू 3 × 15 यानी कि 45। अब आप देख लो, आप खुशी खुशी तो आओगे, लेकिन जब आपके मार्क्स आएंगे तो आप बोलोगे कि लोग मार्क्स बहुत काटते हैं, लोगों को करेक्शन करना नहीं आता। आप यहाँ गड़बड़ कर चुके हो, है कि नहीं? शिवांगी, श्रुति, दर्शन, बोलो। गड़बड़ हो गई ना? इसको फाइल ले लिए ना? तो ये ध्यान रखना है, खेल सिर्फ 3 घंटे का होगा बस। ये 3 आवर आपका पूरा साल डिसाइड करेंगे, तो प्लीज थोड़ा सा सतर्क रहना है। जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन डाल रहे हो सम ऑफ एज, जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन आपकी बुकों में कैसे होते हैं भाई, उनके बेटे का एज वाई है, लेकिन यहाँ 2 बेटों का एज, 2 बच्चों का एज जो है उसका सम वाई लेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। दिस इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये काफी लोगों का गलत हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो ये वाला गलत नहीं करना है अब। अच्छा ये भी वैसा ही है ये तो। चलो ये रुको, ये करो, चलो उसके बाद वो पिछला वाला करेंगे। पहले ये फिर पिछला वाला।
फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ये हम कर चुके हैं ऐसा, फिर भी कर लो। फर्स्ट प्रैक्टिस वाली क्लास में ये हो गया है। एक नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी करो। गुड। एक्चुअली मुझे ना इन्वॉल्वमेंट आप लोगों का नहीं मिल रहा। मुझे वही 5-6 लोग हैं, और कभी कभी 6-7 हो जाते हैं वो लोग, 8 हो जाते हैं कभी कभी। बस उनमें से ही आंसर मिल रहा है। अदरवाइज मुझे इन्वॉल्वमेंट आप लोगों का ना बहुत कम दिख रहा है, बहुत कम लोग आंसर बोल रहे हैं, जबकि क्लास की स्ट्रेंथ इस समय होगी शायद, इस समय कितनी होगी, 18-18 होगी शायद। आप लोग ऐसे ऐसे करोगे तो फिर कैसे चलेगा? हाँ, 18 जिसमें से 2-3 तो मेरा है। तो भाई थोड़ा सा आंसर दो। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट। पहले वाले को ए ले लेते हैं जो कि 5, -2 है। दूसरा वाले पॉइंट को बी ले लेते हैं जो कि -3, 2 है। ठीक है। और वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है, वाई एक्सिस कुछ इस तरह से जा रहा है, जो कि एग्जैक्टली बीच से जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि जो वाई एक्सिस है वो इक्वी डिस्टेंट है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होने वाला है, ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो इसका मतलब ये जो वाई एक्सिस का जो पॉइंट है, जिसको मैं ओ कह सकता हूँ, ये 0, y है। ये वाई एक्सिस पे, इसलिए एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये बिल्कुल मिड पॉइंट है। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ही हमने कुछ ऐसा किया था कि अगर मैं एक्सट्रीम पॉइंट्स का एवरेज निकाल दूं तो वो 0 के, नहीं ये नहीं है, अगर मैं एक्सट्रीम पॉइंट का क्या कर दूं, ये -2 +2 बाई 0, सॉरी बाई 2 इज इक्वल टू, ये वाई आएगा, और वाई आएगा कितना, 0। अच्छा, ये 0 कैसे आ गया? बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिन पर है, 0,0 चलेगा। अब चलो ये क्वेश्चन कर लो, आज की क्लास का आखिरी रखते हैं इसको, ठीक है। The fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. इजी है। आज डेट क्या है? बहुत अच्छे, 2 लोगों ने बता दिया आंसर। हम्म
आज की क्लास का ये कौन सा क्वेश्चन है? आज की क्लास का नाइस। एक दिन में 10 क्वेश्चन किए हमने, अच्छी बात है। ओके, सो लेट, अब तक आ जाना चाहिए यार आंसर आप लोगों का, इतना देर लगा रहे हो आप लोग। गुड। तो न्यूमरेटर को मैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरा? फ्रैक्शन विल बी एक्स बाई वाई। ना पहली चीज बताए तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो मेरी पहली इक्वेशन है, न्यूमरेटर से 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, मेरा फ्रैक्शन है ये, अगर न्यूमरेटर से 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया जा रहा है तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। इक्वेशन बनाऊँ अगर x-2 इज इक्वल टू, या 3 इधर आ जाएगा तो ये 3x-6 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, है ना? या फिर 3x-y इज इक्वल टू 6 बोल सकता हूँ मैं। ये क्या है? मेरी पहली इक्वेशन है। आगे बोलता है एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। एक्स बाई वाई, ऐसे डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो ये 1/2 बन जाता है, ठीक है? ये बन 2x इज इक्वल टू y-1, यहाँ से आ गया 2x-y इज इक्वल टू 1, और ये मेरी है इक्वेशन नंबर 2। समझ गए? फाइंड द फ्रैक्शन का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। एक्स और वाई की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे कि यहाँ -y और यहाँ भी -y है, दोनों को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 6, 2x - y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये प्लस एक प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई से y चला गया, ये आ जाएगा 5, x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है? और ये x की वैल्यू अगर मैं कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, मान लो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, अब ऐसे करने से क्या होगा? तो 2 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। ओके, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -y इज इक्वल टू, उस तरफ लेके चले जाओ, 1 - 10 हो जाएगा, यानी कि -9 आ गया। तो y की वैल्यू 9 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? यही है क्या आंसर? फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोल रहा है x बाई वाई, एक्स बाई वाई कितना आ गया? 5/9। ये है आंसर। समझ गए? कहाँ समझ रहे हो यार? ज़्यादा लोग आंसर आ नहीं रहा है। चलो एक क्वेश्चन और करोगे या आज के लिए ख़त्म करें? एक मिनट, किसके लिए? तो यहाँ कहीं गड़बड़ हुई है इसका मतलब तो। कोई बात नहीं, यहाँ कहीं गड़बड़ है इसका मतलब। फिर से करते हैं। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 3x - 6 इज इक्वल टू वही किधर? अरे हाँ, इधर -1, करेक्ट। इधर -1 हो जाएगा, उधर -1 होगा तो इधर भी -1 होगा, इधर भी प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, और ये जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये -1 है, फिर उधर जाके y इज इक्वल टू 15 आएगा। अब सही है, ये नहीं है। तो ये हो जाएगा 7/15, ठीक है? ये आ गया 7/15। अभी रुक, 1 मिनट रुक जाओ। अभी आप जाओ, मैं आऊँ, खा रहा हूँ। अभी आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। जाओ? हाँ, अभी जाओ, मैं आ रहा हूँ।
बैठो मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, हाँ ये है ना, ये भैया, ये चलो ठीक है, देखो इस बार सही करो। क्या करना है, आगे पढ़ना है? अच्छा, भूखे बैठे हुए हैं, चलो ये कर लो। क्वेश्चन की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं क्वेश्चन तो। बड़े दरवाजा बंद कर यार। चलो 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 जल्दी करो, ये इजी है, बंद कर दो इसको। ये मुझे सबसे चाहिए आंसर, सभी लोगों से। आप में से कोई भी ऐसा ना हो जो मेरा आंसर ना बता पाए। सूरज, साकेत, सूरज, साकेत, आंसर चाहिए मुझको। बहुत देर से शांत बैठे हो तुम लोग। और ये मनोज कुमार भी, श्रीनाथ भी, श्रावणी भी। तुम लोग चुप बैठे हुए, आंसर बताओ मेरे को जल्दी, नहीं तो बाकी सबको छोड़ दूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यार अभी तक आइडेंटिटी वाला प्रॉब्लम नहीं आया ना ट्रिग्नोमेट्री का, अभी तक इतनी देर से कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ है वो सब। मुझे लिया तो है मैंने, और बोर्ड का ही लिया है, लेकिन पता नहीं आगे कर रखा है शायद काफी। ए भाई जल्दी बताओ, दो तीन लोगों का आया आंसर अभी तक बस, और ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि दो तीन लोग बताएं आंसर। श्रीनाथ, क्या है आंसर? ये तो बड़ा अजीब सा आंसर है, देखते हैं यही है कि नहीं। क्या आंसर? ये तो बहुत ही छोटा वाला बता रहा है इससे कंपेयर करके तो। चलो देखते हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1, कोसेक 60 2/√3, सेक 30 कोसेक 60, सॉरी कॉस 60 प्लस 1, है ना? यही है भाई, ये आंसर तो कहीं से नहीं दिख रहा मेरे को, ये आंसर तो कहीं से आता नहीं दिख रहा। 2√3 एलसीएम आएगा नीचे, इधर हो जाएगा √3 प्लस 2√3 -4। ठीक है, अब ये मत बोलना ये क्या कर दिया, बे प्लस माइनस है, बच्चों वाली चीज़ें हैं। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा √3, और ये आ जाएगा 2√3। क्या ये और ये गए क्या? क्या ऊपर आपको 3√3 -4 दिख रहा है, और नीचे आपको 4 प्लस, या फिर ऐसे ना लिख के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3√3 प्लस 4 दिख रहा है। आप चाहो तो एग्जाम में थोड़े से स्मार्ट रहो, और अगर आपसे बोल रहा है सिर्फ ये कैलकुलेट करो, आप इतना करके छोड़ सकते हो।
नहीं तो आप चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आप जानते हो ये टाइम टेकिंग जॉब है, आपको चाहिए ये चीज़ और आपने बता दिया ये कितना है। हाँ बिल्कुल मिलेगा। अगर वो ये नहीं बोल रहा आपको कि ये प्रूव करो, जनरली बोलता है कि इसको प्रूव करो इतना, तो आपको वहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा। लेकिन इतना आपने निकाल दिया, दैट्स इट, ये आपका काम खत्म। मुझे नहीं लगता आपका मार्क्स कटना चाहिए, ठीक है। तो इसको चाहो तो रेशनलाइज कैसे करोगे, अपने को वो भी पता होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि ये बोलेगा ये आंसर बताओ, ये प्रूव करो, ये इतना है, तब क्या करोगे? तब फंस जाओगे। तो इसलिए अब ये भी करके देख लेते हैं। तो ऊपर क्या है? 3√3 - 4 का होल स्क्वायर है। नीचे क्या है? 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, आइडेंटिटी यूज़ की गई है। तो आइडेंटिटी आप भी लिखना, आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है। तो 3√3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 3 जा, ये आ जाएगा 16। हाँ अब हो सकता है ये आंसर आए या शायद ना आए, देखते हैं, वो भी अभी देखना है अभी तो। अब यहाँ से आ जाएगा आंसर। ये तेरा 2/3 कहाँ से आ रहा है तेरे मोहित? यही कर रहा था, कुछ और कर रहा था? तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर करूँ तो ए स्क्वायर यानी कि 27 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 2ab मतलब 4 3 = 12√3, नहीं 4 3 = 12, 24√3 होगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे 27 और 16 कितना आता है प्लस करके? 43 माइनस 24√3/11। दिस इज द फाइनल आंसर। हो सकता है बोलेगा ये प्रूव करो, ये प्रूव करेंगे फिर, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ तक करना, ठीक है। अब जब टाइम नहीं है, आप देख रहे हो यार बहुत बचे हुए हैं क्वेश्चन, कुछ नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ में आया? तब तो यहाँ तक छोड़ो, नहीं तो मैं तो आपको हमेशा रिकमेंड ये करूँगा कि ये वाला जो आंसर बताया गया है 43 - 24√3/11, यहाँ तक करना है, ठीक है।